नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार सीधे जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान सीमा से मैं हूं श्वेता सिंह। दरअसल कई दिनों से लगातार भारत और पाकिस्तान की सीमा पर लाइन ऑफ कंट्रोल हो या इंटरनेशनल बाउंड्री हो, बिल्कुल युद्ध के तनाव से हालात बने हुए हैं। हिंदुस्तान ने सर्जिकल स्ट्राइक क्या किया, पाकिस्तान छटपटा गया। उसे लग रहा है कि किसी तरीके से बदला लिया जाए, ताकि चाहे आतंकवादियों को भेजकर वो करे या फिर सीमा पार से गोलीबारी करके शांति भंग करे। हम आपको बारामूला में जो कुछ हुआ है उसकी रिपोर्ट दिखाएंगे। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि यहां अखनूर में किस तरीके से गांव वालों को जाना पड़ा है यहां से, क्योंकि सीमा के पार से कभी भी गोलियां चलनी शुरू हो जाती हैं। यहां रहने के हालात नहीं रह गए हैं लोगों के लिए। सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान के लिए एक सर्जिकल स्ट्राइक काफी है या फिर एक के बाद एक चाहिए मल्टीपल सर्जरी। सर्जरी के बाद भी ठीक नहीं हुआ पाकिस्तान। हम इस वक्त हैं झेलम की घाट पे और इससे बिल्कुल पार आप देखें आर्मी का वो कैंप जिसपे आतंकी हमला हुआ था। 46 RR का ये कैंप है। झेलम का जो रास्ता, उससे बताया जाता है कि आतंकियों ने पीछे की तरफ से हमला करने की कोशिश की थी। बारामूला में उरी पार्ट 2 की साजिश नाकाम। स्लीपर सेल्स की बात आ रही है कि कहीं ना कहीं उन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। हमारे जवान जो बिल्कुल मुस्तैद थे इस सर्जिकल स्ट्राइक के बाद अंदाजा लगाया जा रहा था वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस तरह की कोशिश जरूर करेगा। उन्होंने उन आतंकवादियों को अंदर नहीं घुसने दिया कैंप में, क्योंकि अगर इस तरीके से वो अंदर घुस पाते जैसे उरी में हुआ था तो काफी भारी नुकसान हो सकता था। आतंकियों की फौज भेजकर युद्ध लड़ता पाकिस्तान। गुरदासपुर को दहलाने की भी साजिश सीमा की फेंसिंग के इस पार लगातार चल रही थी। कल बीएसएफ को थर्मल इमेज के जरिए जानकारी मिली कि सीमा के उस पार पाकिस्तान की तरफ 6 से 8 सस्पेक्ट कहीं ना कहीं मूवमेंट करते हुए भारत की सीमा की तरफ बढ़ रहे थे। भारी मात्रा में हथियारों से लैस थे। इनके पास AK-47, मशीन गन और ग्रेनेड लॉन्चर थे। एक तरफ आतंकियों की सप्लाई, दूसरी तरफ गोलाबारी। अखनूर के शन्नी पलातन गांव का कोई भी घर हो, आप हर घर की दीवार देख लीजिए। हर दीवार पाकिस्तान की तरफ से दागी गई गोलियों से छलनी है। सीमा पार से लेकर समंदर तक पाकिस्तान की आतंकी सोच एक्टिव। चौबीस घंटे और पाकिस्तान की 5 बार पिटाई। बारामूला में आतंकी हमला नाकाम किया। गुरदासपुर में आतंकी घुसपैठ की साजिश नाकाम। पुंछ में आतंकी घुसपैठ की साजिश नाकाम। सीमा पर पाकिस्तान की गोलाबारी को तोप वाला जवाब और समंदर में पाकिस्तान की बोट वाली साजिश पानी पानी। सर्जिकल स्ट्राइक से बौखलाया पाकिस्तान अब आतंक की फौज के सहारे युद्ध लड़ रहा है, क्योंकि वो जानता है कि सीधे युद्ध में वो जीत नहीं सकता और उसने जो आतंकवादी पाले हैं वो इसी दिन के लिए पाले थे। बारामूला में आतंकवादी उरी जैसा हमला करने की फिराक में थे। इस बार भी झेलम को ही साजिश का हथियार बनाया, लेकिन भारत के जवानों ने आतंकियों के नापाक मंसूबे कामयाब नहीं होने दिए। आज तक की टीम पहुंची है इनकाउंटर साइट। अगर हम आपको दिखाएं, यही वो स्टेडियम है जो कि रात को गोलियों से गूंज उठा था। 2 से 4 ही आतंकी बताए जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी कामयाबी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से ये रही कि आतंकी हैं वो अंदर घुस नहीं पाए। उनका इंटेंशन जो है वो कैंपस में एंट्री करने का था। जो सामान उनके पास से रिकवर हुआ है, GPS और कंपास और एक वायर कटर। नदी साथ में बहता है, उसका उन्होंने सहारा लिया था जो इलाका है, और वहाँ जब इन्होंने चैलेंज किया कौन है क्या है, तो वहाँ से फायर आया। फायर का इन्होंने तैयार थे, इन्होंने तुरंत रिटेलिएट किया। गुरदासपुर और पुंछ में आतंकवादी घुसपैठ कर रहे थे, जिसे भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने नाकाम किया। गुरदासपुर में भारत की गोलाबारी के बाद आतंकवादी भाग खड़े हुए। गुरदासपुर में बॉर्डर से सटे चक्री पोस्ट के पास 8 आतंकी देखे गए थे। फिलहाल जो हम आपको दिखा रहे हैं ये भारत की BOP है और ठीक इसके सामने पाकिस्तान का कुसूर इलाका है और वहां पर हीर BOP पाकिस्तान की है और वहां से कहीं ना कहीं ये घुसपैठ की कोशिश कराई जा रही थी, लेकिन BSF की अलर्टनेस ने कहीं ना कहीं इस घुसपैठ को नाकाम कर दिया है।
पाकिस्तान आतंकियों को भेज रहा है तो दूसरी तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल और बॉर्डर पर फायरिंग भी कर रहा है। अखनूर, शाहपुरा, शौजियां सहित 5 जगहों पर 24 घंटे में 5 बार सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। रात 1 बजे, सुबह 11 बजे और दोपहर 1:30 बजे के करीब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई, जिसका जवाब भारतीय सेना ने दिया। बारामूला में आज बारामूला और आरएसपुरा, आप किस तरह इसको देख रहे हैं? हमारे सेना और सुरक्षा के जवान जो है मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, कोई बड़ाई के पास। सर्जिकल स्ट्राइक से बुरी तरह जख्मी पाकिस्तान अब साजिश करने में लगा है। ये साजिश सीमा से लेकर समंदर तक हो रही है। खुफिया एजेंसियों को खबर मिली कि 2 संदिग्ध बोट कराची से निकली, जो गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ बढ़ रही है। इस सूचना के बाद गुजरात और मुंबई में नेवी और कोस्ट गार्ड को एक्टिव कर दिया गया। पाकिस्तान अपनी आतंकी हरकतों के बीच बात करने के पुराने डबल गेम में लगा है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नसीर जंजुआ ने एनएसए अजीत डोभाल से फोन पर बात की और दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की बात की। लेकिन सब जानते हैं कि ये आतंकी हरकतों को छुपाने की कोशिशें हैं। सीधी सीधी बात है कि पाकिस्तान एक सर्जिकल स्ट्राइक से सुधरा नहीं है और न ही वो सुधरने वाला है। आतंक को हथियार बनाकर छुपे तरीके से युद्ध लड़ना पाकिस्तान की पुरानी बीमारी है। इसलिए पाकिस्तान को सीरियल सर्जरी की जरूरत है। लेकिन सवाल ये कि क्या सीरियल सर्जरी खुले युद्ध वाले हालात की तरफ जाती है? श्रीनगर से अशरफ वानी, गुरदासपुर से सत्येंद्र चौहान, दिल्ली से अशोक सिंघल के साथ कमलजीत संधू और अंकित त्यागी, बारामूला आज तक। नियंत्रण रेखा का सच हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान का एक एक झूठ किस तरीके से पूरी दुनिया के सामने आता जा रहा है और सामने आ रही है उसकी छटपटाहट। किस तरह से वो आतंक को, आतंकवादियों को बढ़ावा देकर हिंदुस्तान से सर्जिकल स्ट्राइक का बदला लेने की कोशिश कर रहा है, वो हम आपको दिखा रहे हैं। कि उड़ी पार्ट 2 करने की कोशिश हुई बारामूला में, भारतीय जवानों ने ऐसा होने नहीं दिया। किस तरीके से स्ट्राइक को करने की कोशिश की गई, कैसे भारतीय जवानों ने इसे नाकाम किया, देखिए बारामूला से हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज तक की टीम पहुंची है इनकाउंटर साइट। अगर हम आपको दिखाएं, यही वो स्टेडियम है जो कि रात को गोलियों से गूंज उठा था। यहां से गन फायर हो रही थी और रात के अंधेरे में उसी समय हमला किया आतंकियों ने। 2 से 4 ये आतंकी बताए जा रहे हैं। ये ऑपरेशन काफी घंटे चला। वही झेलम का किनारा, वैसी ही साजिश, वही रात का अंधेरा और वही आतंक का हथियार। बारामूला में उरी पार्ट 2 का पूरा प्लान था। उरी में सेना के बटालियन हेडक्वार्टर पर हमला हुआ था। ठीक 14 दिन बाद बारामूला में वैसा ही हमला करने की साजिश हुई। आतंकवादियों के टारगेट पर बीएसएफ का कैंप और उसी के साथ सेना का कैंप था। ये ही वो रास्ता है, झेलम का जो रास्ता, उससे बताया जाता है कि आतंकियों ने पीछे की तरफ से हमला करने की कोशिश की थी। उड़ी हमले के 15 दिन बाद ये हमला हुआ है और सर्जिकल स्ट्राइक के 4 दिन बाद इस तरह का आतंकी हमला होना, एक जवाब देने की कोशिश करना है। उरी से 102 किलोमीटर दूर, श्रीनगर से 58 किलोमीटर दूर बारामूला का जाबाजपुरा, जहां बीएसएफ की 40वीं बटालियन का कैंप भी है और उसी के पास सेना की 46 राष्ट्रीय राइफल्स का कैंप भी है। रात को 10:30 बजे से कुछ पहले अचानक गोलाबारी शुरू हो गई। करीब 90 मिनट तक भारी गोलाबारी की आवाजें आती रही। बहुत डर गए थे शाम के टाइम। बहुत ब्लास्ट हो रहे थे, ग्रेनेड हो रहे थे, फायरिंग हो रही थी बहुत ज्यादा। छोटे छोटे बच्चे थे यहाँ पे, डर रहे थे बहुत। बच्चे लोग थे, घर के थे, तो उधर इधर भाग दौड़ कर रहे थे। कमरों में एक साइड में हो गए तो इस साइड में बहुत ही जोरदार हमला हो रहा था। एक बड़ी पैर जिसको बोलते हैं, 2 आतंकवादियों का जो टीम था, उन्होंने यहाँ से क्रॉस करके, इस पूरे ग्राउंड को क्रॉस करके इस गेट के अंदर से जाने की कोशिश करी। उन्होंने 10:20 पर पहला ग्रेनेड फेंका और उसके बाद से 1:15 तक लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो बताते हैं लगातार फायरिंग चलती रही। आतंकवादी अपने मंसूबे में कामयाब हो जाते अगर बीएसएफ के 2 जवान नितिन और पुलविंदर चौकन्ने न होते। नितिन और पुलविंदर ने पहले आतंकी साजिश को पहचाना और फिर पूरी बहादुरी के साथ लड़े, जिसमें बहादुर नितिन शहीद भी हो। यहाँ पे कांस्टेबल नितिन और कांस्टेबल पुलविंदर जो कि यहाँ पे तैनात थे, उन्होंने कहीं सस्पिशियस मूवमेंट नोट की और जब उन्होंने टॉर्च लाइट यहाँ पे दिखाई तभी एक बर्स्ट ऑफ फायर आया। जवाबी कार्रवाई बिल्कुल हुई यहाँ पे, लेकिन उनको भी गोली लगी। बारामूला में आतंकी हमले की जगह से जीपीएस सेट, कंपास और वायर कटर मिले हैं।
उड़ी की तरह आतंकी रात के अंधेरे में हमला करने की फिराक में थे। कैंप में घुसकर आतंकी हमले की साजिश नाकाम हुई क्योंकि जवानों को पहले से ही साजिश की भनक लग गई। ये जो आप मेरे पीछे तार देख रहे हैं, 2 जगह से अभी जो वायर कटर्स मिले हैं उनसे यही अंदाजा लगाया जा रखा है कि उन्होंने तार काट के अंदर घुसने की कोशिश करी, पर काफी मुस्तैदी से हमारे सुरक्षा जवानों ने इस हमले को नाकाम किया। भारतीय सेना की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ये पहला आतंकी हमला था। बताया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन के कम से कम 6 फिदायीन आतंकवादी जम्मू कश्मीर में पहले से ही आकर बैठे हैं, जो पाकिस्तानी सेना के निर्देश पर आतंकवादी हमले को अंजाम देते हैं। पाकिस्तानी सेना आतंकवादियों वाले हथियार में धार दे रही है। इन्फिल्ट्रेशंस को रोकने के लिए जो वो हमारी एलसी है उस पे तो हमारी कार्रवाई हो भी रही है, उसके साथ जो लोग अंदर में हैं उनके खिलाफ भी जो है वो कार्रवाई करने की, उनको ट्रेस करने की और उनको न्यूट्रलाइज करने का जो है वो पूरा प्रयास किया जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों को फुल एक्टिव कर दिया है। भारी गोलाबारी और सीज फायर उल्लंघन से पाकिस्तानी सेना आतंकवादी को घुसपैठ कराने में मदद कर रही है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर गुरदासपुर में 7 से 8 आतंकवादियों की घुसपैठ करने की साजिश नाकाम की। कल रात चक्री पोस्ट पर हुई फायरिंग के बाद बीएसएफ, सेना और पंजाब पुलिस एकदम अलर्ट पर है। पंजाब पुलिस ने चक्री पोस्ट के आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया हुआ है, कॉम्बिंग चल रही है। 7 से 8 बंदों की मूवमेंट जो है 10:30 पौने 11 के दरमियान नोटिस हुई थी। उनका थर्मल इमेजर होता है जो बेसिकली वीडियो कैप्चर भी करता है। तो एज अ प्रिकॉशन हम लोग यहाँ से सर्च करके बॉर्डर की तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा से आतंकवादियों को हथियार बनाता रहा है और वो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ऐसा करना बंद कर देगा, ये सोचना भी खुद को धोखा देना है, क्योंकि पाकिस्तान के पास आतंक के सहारे लड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। दूसरा रास्ता है तो युद्ध का, जिसमें वो हर बार बुरी तरह मार खा चुका है। गुरदासपुर से सत्येंद्र चौहान के साथ कमलजीत संधू और अंकित त्यागी, बारामूला आज तक। बारामूला में आर्मी और बीएसएफ के कैंप को निशाना बनाकर यह हमला किया गया। इस हमले में उत्तर प्रदेश के इटावा के रहने वाले बीएसएफ के जवान नितिन शहीद हो गए, लेकिन अपनी शहादत से पहले उन्होंने गजब की बहादुरी दिखाई। उन्होंने किस तरीके से अंदाजा लगाया कि ये आतंकवादी क्या करना चाहते हैं और फिर कैसे उस हमले को नाकाम किया, ये हम आपको दिखाते हैं। ये देश का वो बहादुर बेटा है जिसकी फौलादी जज्बे के सामने आतंकवादी ढेर हो गए। बीएसएफ के शहीद जवान नितिन यादव सिर्फ 24 साल की उम्र में वो बहादुरी दिखाई जिसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। इटावा के रहने वाले नितिन का परिवार बिलख रहा है। जवान बेटे की मौत से बड़ा दुख क्या होता है? तो बोलो भाई बेटी मैंने करो सुने कहने को फोन नहीं आओ मगर नहीं आओ, फिर फोन लगाओ तो फोन नहीं फिर उठाओ, मैं कब अधिकारी ने कब लड़कों ने फोन उठाओ, तब ने बताई, तब हमने जोली लला मेरे चले सुबह ललान उठाओ ही नहीं, तब सबने ने मोई कुछ बताओ नहीं कहा उन्हें। आज सुबह कैसे जानकारी हो पाई? दैया नाम नहीं जानकारी किसी नहीं बताई कुछ। नितिन की बहादुरी की मिसालें दी जाएंगी। बारामूला में जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त नितिन ही ड्यूटी पर थे। कांटेदार तारों पर नितिन को कुछ हलचल दिखी तो उन्हें शक हुआ। सर्च लाइट जलाई तो आतंकवादियों ने ग्रेनेड फेंका। ग्रेनेड नितिन के पैर पर लगा, लेकिन घायल होने के बावजूद नितिन ने आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया। It is because of people like him that we are in a position to say bravely and proudly that with us on the border the countrymen can sleep safely and soundly. 24 वर्ष के नितिन यादव ने अपनी जान देकर अपने साथी जवानों को बचाया। नितिन के परिवार में बुजुर्ग माता पिता के अलावा एक भाई और बहन है। नितिन की शादी अब तक नहीं हुई थी। परिवार वालों से वादा किया था कि इस बार घर पर सबके साथ दिवाली मनाएंगे। पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहूँगा। मार्च में आए थे छुट्टी पर और बंगाल बॉर्डर से 1 महीना पहले कश्मीर गए थे। शहीद नितिन 2013 में बीएसएफ में भर्ती हुए थे।
अब उनका नाम उन शूरवीरों में शुमार हो गया है जिनकी बहादुरी के किस्से हमेशा याद किए जाएंगे। बारामूला से कमलजीत संधू और अंकित त्यागी के साथ आज तक ब्यूरो। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने अपनी सीमा से गोलियां चलानी शुरू कर दी हिंदुस्तानी सीमा की ओर। कई ऐसे गांव हैं जिन्हें एहतियातन खाली कराया गया है। तकरीबन 10 किलोमीटर का जो दायरा है वहां से गांव वालों को पीछे की तरफ हटने के निर्देश हैं। उन्हें रिलीफ कैंप में रखा गया है। लेकिन कई ऐसे गांव हैं जो गोलीबारी का सामना कर रहे हैं। अखनूर सेक्टर में हम उस गांव में पहुंचे जहां पिछली 2 रात से लगातार गोलियां चल रही हैं। मुश्किल से 10 ऐसे लोग बचे हैं जो अपने घर पर ही हैं। वो नहीं जा सकते क्योंकि उनका खेत, उनके पशु सब वहां पर है। और ऐसी स्थिति में किस तरीके से डटकर वो पाकिस्तान का सामना कर रहे हैं ये भी देखना जरूरी है। मैंने उस गांव का जायजा लिया। अखनूर के इसी इलाके से लाइन ऑफ कंट्रोल की शुरुआत होती है। हमारे ठीक पीछे जो है वो ये आप ऊंची ऊंची घास देख रहे हैं, लेकिन इन्हीं में उलझी हुई है वो एलओसी की तारें और उनके ठीक पीछे है लोगों के खेत। इस इलाके के आगे जो आम नागरिक हैं उन्हें जाने की इजाजत नहीं है। वहां सिर्फ सेना के जवान तैनात हो सकते हैं। लेकिन लोगों को कष्ट ये है कि जब उनके खेत उधर हैं, उनके जानवर उधर घास चरने जाते हैं तो अब वो क्या करें। ये लाचारगी है, पाकिस्तान के लिए नफरत है। लोग सोच रहे हैं कि कब स्थिति सामान्य हो और उनकी जिंदगी सामान्य चल सके। लेकिन अखनूर में तो शुरुआत से ही यहां पर सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से होता रहा है और हिंदुस्तान अब उसकी जवाबी कार्रवाई भी कर रहा है। कठुआ से लेकर अखनूर तक एलओसी से सटे 20,000 से ज्यादा गांव इस खौफ में हैं कि न जाने कब सीमा पार से फायरिंग शुरू हो जाए। एलओसी से सटे इन गांवों का हाल जानने के लिए आज तक की टीम अखनूर के छपरियाल गांव पहुंची, जहां 2 दिन से पाकिस्तान की ओर से गोलियां चल रही हैं। प्रशासन की तरफ से यह आदेश है कि सभी स्कूलों पर को बंद रखा जाए। ताले इसी तरीके के जड़े हुए हैं क्योंकि लगातार 2 दिन हो गए जब फायरिंग चल रही है बॉर्डर के दोनों ओर से। और पूरी जो गलियां हैं यहां पर हर गली में सन्नाटा है। लोग घरों को बंद कर करके रिलीफ कैंप की तरफ गए हैं। कुछ लोग दिन में लौटते हैं क्योंकि उनके खेत यहां पर है, उनका कामकाज यहां पर है। लेकिन रात के सन्नाटे में वो वापस लौट जाते हैं। गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्के दुक्के लोग ही दिखाई पड़ते हैं। जो दिखते हैं उनकी आंखों में डर दिखता है। बच्चे हैं जो मतलब जिनके रिश्तेदार दूर दूर रहते हैं, जम्मू जैसे अखनूर हो गया उधर चले गए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, फिर क्या करें। बॉर्डर पे 2 दिन लगातार फायरिंग हुई है यहाँ पे, या रात में हो रही थी। तो आपको डर नहीं लगता है कि फिर रात में होगा कुछ? क्या करें, उधर चल जाते हैं ऊपर। हाँ, और दिन के टाइम घर पे आ जाते हैं। हाँ, क्या करें, गाय रखी है नहीं, दूध भी निकालना पड़ता है, क्या करें फिर। हम जैसे जैसे गांव के अंदर जा रहे थे वैसे वैसे गांव के सूरते हाल हमारे सामने आते जा रहे थे। नवरात्र के दिनों में सूने पड़े मंदिर को देखकर हालात का पता चलता है। अखनूर सेक्टर में जितने भी बॉर्डर के गांव हैं, सब आखिरी गांव में हम जाकर देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या वहां पर चल रहा है, क्या लोग हैं। इसीलिए हम एक मंदिर में पहुंचे हैं क्योंकि नवरात्र का वक्त है और यहां पर जगराता आम है। लेकिन फिर भी मंदिर जो है वो सूने पड़े हैं। यहां तक कि हमें पुजारी भी नहीं मिल रहे हैं। और भी हम कई मंदिरों में गए थे, हर जगह आलम यही नजर आ रहा है। लोग यहां से निकल कर गए हैं और त्योहार के वक्त भी वो खुशियां नहीं मना पा रहे हैं पाकिस्तान के उस पाखंड की वजह से। एलओसी से सटे छपरियाल गांव में हमें कुछ महिलाएं मिली। हमने उनसे बात की तो उनकी बातों से एलओसी पर बसे गांव में रहने का मतलब समझ आया। बहुत परेशानी है। रात को पूरी रात ऐसे बैठे रहते हैं। दिन को नींद लगती है। पशु भी रखे हैं, फिर घास बनाना पड़ता है, दिन को काम करना पड़ता है। ऐसे ही मेरे भाई ऐसे से लेकर ना दुआई वाला उधर खर्चा लेकर लगाया, आम के बूटे लगाए 400, बहुत हमने खर्चा किया। हमें ऐसी परेशानी बहुत है बॉर्डर पर रहने की वजह से। लोगों से बात करने के बाद हम उस रिलीफ कैंप में जाने के लिए निकले जहां इस गांव के लोग पनाह लिए हुए हैं। बस अड्डे पर पहुंचते ही हमें खाली बसें नजर आईं। इतनी खाली जाती है आपकी रोज? नो मैम, पहले तो भरी हुई जाती थी, इधर जनता नहीं है अभी। अच्छा। हाँ, तो ये सारी बसें जितनी यहाँ पर खड़ी हैं, एक साथ इतनी बसें खड़ी रहती थी अभी तक या पिछले 3-4 दिन कम? पिछले 3-4 दिन से कम है, लेकिन 20-30 जहाँ खड़ी होती थी रोज के लिए। अच्छा। लास्ट गाड़ी आई हो,
लास्ट जब जाएगी तब खूब जाते हैं। क्यों सबको निकलना होता है यहाँ से? और दिन के टाइम सब आ जाते हैं यहाँ पे? तो यही सुबह और रात के टाइम में आ रहे हैं लोग? और इधर कोई नहीं है, कोई नहीं है। यही कमोवेश दरअसल आलम है। हर जगह पर आपको खाली सीटें सिर्फ नजर आएंगी। सिर्फ एक सवारी हमें इस बस में नजर आ रही है और लगभग हर बस स्टैंड पर पलावाला में खासकर जहां पर लगातार फायरिंग का सामना कर रहे हैं रोजाना लोग, वहां पर इसी तरह के हालात नजर आ रहे हैं। फिर हम पहुंचे एक रिलीफ कैंप में जहां एलओसी से सटे गांव के लोग किसी तरह वक्त काट रहे हैं। हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, प्राइमरी, बेसिक जो भी है सारे गवर्नमेंट तालीमी इदारे सभी बंद हैं। अच्छा जी हाँ। यहाँ पे क्या इंतजाम मिल पा रहे हैं लोगों को? सुबह हम ब्रेकफास्ट देते हैं, ब्रेकफास्ट चाय और पूरी, उसके बाद राजमा चावल, डिनर दाल चावल। नवरात्र के लिए कोई पूजा वगैरह नहीं कर पा रहा है? सारे मंदिर भी वहाँ पर हम देख रहे हैं बंद हैं गांव में। हाँ मंदिर वगैरह बंद हैं। ये डिस्टर्बिंग हो गई एरिया इसके इंडो पाक फायरिंग से, तो डिस्टर्बिंग तो है। रात में खासकर यहाँ रहते हैं या दिन में? इधर ही रहते हैं। हाँ। कब से रह रहे हैं आप? आए 5 दिन हो गया। तो यहाँ पर आप लोग नवरात्र भी करते हैं? हाँ, तो अभी नहीं कर पा रहे होंगे? चलिए घर सडिया के करना नराते हो। घर जाने का मन करता है? करता है। जब स्कूल जाने का मन करता है? कब से बंद है स्कूल? काफी टाइम हो गया, पता नहीं कब चले जाएंगे हम। स्कूल जाने का कोई पता नहीं कब खुलेंगे। इतने कम समय में ज्यादा सुविधाएं मुमकिन भी नहीं है, लोग इस बात को समझते हैं, लेकिन इस कोशिश में लगे हैं कि किसी तरीके से जल्दी जा पाए। लेकिन सरहद की स्थिति देखकर ये मुमकिन फिलहाल उन्हें नहीं लग रहा है। नवरात्र के ये दिन खासकर भारी हो रहे हैं क्योंकि ये दरअसल त्योहार का वक्त होता है लोगों के लिए। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ श्वेता सिंह, अखनूर आज तक। अभी तक हम आपको लाइन ऑफ कंट्रोल की स्थिति दिखा रहे थे, अब हम आपको इंटरनेशनल बॉर्डर लिए चलते हैं। इंटरनेशनल बॉर्डर की जिम्मेदारी होती है बीएसएफ के पास। बीएसएफ ने किस तरीके से जो सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद किया है, जो अलग अलग स्तर पर सुरक्षा होती है, जिसे हम एक चक्रव्यूह कह सकते हैं, उसे और चौकन्ना कर लिया है। हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह पूरी जानकारी दे रहे हैं। पाकिस्तान से लगते इंटरनेशनल बॉर्डर पर दुश्मन के खिलाफ बीएसएफ के चक्रव्यूह का जायजा लेने के लिए आज तक की टीम पहुंची चकदुल्ला सीमा चौकी। जल, जमीन और जंगल, किसी भी जगह से आतंकवादी छिपकर नहीं भाग सकता। बीएसएफ की ऐसी सुरक्षा व्यवस्था जहां पर अब शुरू हो रहा है ऑपरेशन चक्रव्यूह। 6 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था जिसमें अलग अलग जगहों पर बीएसएफ किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस करता है, आज हम आपको दिखाएंगे। चकदुल्ला सीमा चौकी से निकलकर आज तक की टीम पहुंची बबन नाला, जहां बीएसएफ ने सुरक्षा की ऐसी दीवार खड़ी की हुई है जिसे पार करना घुसपैठियों के लिए नामुमकिन है। ये है बबन नाला। इसके बारे में बताते हैं कि आतंकी घुसपैठ करने के लिए सबसे मुफीद जगह इसको मानते हैं और यहाँ से उनको अगर अब घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे तो बीएसएफ की ये लेजर वाल उनको वहीं पर ढेर कर देगी, खत्म कर देगी। ये जो जगह आप देख रहे हैं ये पानी का एक ऐसा रास्ता है, आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से इस पानी को क्रॉस करके आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। ये छोटे छोटे ऐसे नाले होते हैं, इनके अंदर से आने की कोशिश करते हैं आतंकी, तो उनको उसी जगह दबोचने की कोशिश की जाती है। यहाँ पर किस तरीके से घुसपैठ हो सकती है, इसके बारे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीएसएफ के अधिकारी। आप ये बताइए कि किस तरीके से घुसपैठ होती है और लेजर वाल यहाँ पर कैसे काम करती है? घुसपैठ आमतौर पर नाले, नदी या जंगल से करने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए कई प्रकार के सर्विलांस इक्विपमेंट लगाए गए हैं, जिसमें से लेजर वॉल एक है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद से ही एलओसी के साथ साथ इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है। बीएसएफ के जवान इंटरनेशनल बॉर्डर पर सुरक्षा का अटूट चक्रव्यूह बनाकर तैनात हैं। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भारत पाकिस्तान का बॉर्डर काफी सेंसिटिव है,
लेकिन अगर कोई आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करता है या फिर किसी तरीके से घुसपैठ कर लेता है तो उसको बीएसएफ के कमांडो एम्बुश लगा करके वहीं ढेर कर देते हैं। ये एक ऐसा तरीका होता है कि आतंकवादी अगर भागने की कोशिश करता है या फिर कहीं चुपचाप छुपने की कोशिश करता है तो एम्बुश लगा करके उन आतंकियों को वहीं पर ढेर कर दिया जाता है। यानी अब लश्कर और जैश के आतंकी किसी भी तरीके से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं। आतंक के खिलाफ ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिसको कि तोड़ना आतंकियों के बस में नहीं है। आतंकवादी इस तरीके के घने जंगलों में जब छिप जाते हैं, ये देखिए किस तरीके का घना जंगल है, यहाँ पर कोई भी नहीं दिखाई पड़ता है। अगर उस पार से कोई देखने की कोशिश करता है तो नहीं दिखाई पड़ता है। भारत अब इसको खत्म करने के लिए इजराइल से फोलियस पेनिट्रेटिंग रडार खरीद रहा है। यानी रडार ये सीमा के आसपास लगाया जाएगा और उसके बाद अगर कोई भी मूवमेंट होता है तो उस मूवमेंट को वहां पर वो रडार फोटो खींच करके और उसका विजुअल बना करके जो कंट्रोल रूम है वहां पर देगा। इस तरीके से कंट्रोल रूम बना हुआ होगा और वहां पर जो लोग मौजूद होंगे वो अपने सीनियर्स को जानकारी देंगे कि अचानक किस तरीके से आतंकियों ने मूवमेंट बढ़ा दिया है, जंगलों के रास्ते से वो प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इजराइल से खरीदा गया ये फोलियस पेनिट्रेटिंग रडार अब उन आतंकियों को कहीं भी नहीं छोड़ेगा और उनकी सारी फोटो उस कंट्रोल रूम तक पहुंचाएंगे। कंट्रोल रूम में जैसे ही फोटो पहुंचेगी आतंकियों को वहां मौजूद जो ऑटोमेटिक गन है वहीं से उनको ढेर कर दिया जाएगा। अब हम आपको बीएसएफ के ऐसे आधुनिक बंकर में ले चलते हैं जहां से दुश्मन की हर हरकत पर नजर रखी जाती है। यहां 24 घंटे अत्याधुनिक उपकरणों के जरिए सर्विलांस किया जाता है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर उल्लंघन का नतीजा ये है कि बीएसएफ ने बड़े स्तर पर तैयारी की है। आधुनिक यहाँ पर बंकर बनाए गए हैं। आपको दिखाना चाहेंगे कि ये सीमेंटेड बंकर है और इस सीमेंटेड बंकर के अंदर जवान तैनात होते हैं जो कि पाकिस्तान की उस सीमा पर नजर रखते हैं जहां से नापाक हरकत हो सकती है। आपको दिखाना चाहेंगे कि लाइट मशीन गन से ये सारे बीएसएफ के जवान यहाँ पर तैनात हैं और इसकी जो रेंज है वो करीब 1 किलोमीटर दूर तक है। 1 किलोमीटर दूर तक अगर कोई संदिग्ध यहाँ से दिखाई पड़ता है तो उसको वहीं पर भूल दिया जाता है। स्थिति स्पष्ट है कि बीएसएफ लगातार इस तरीके से काम कर रही है और वो संदिग्धों के ऊपर या किसी भी मूवमेंट पर नजर रखती है। अत्याधुनिक हथियारों और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए सीमाओं पर बीएसएफ का पहरा है, लेकिन दुश्मन को उसकी गुस्ताखी की सजा देने के लिए सबसे जरूरी कुछ है तो वो है हौसला, जो हमारे देश के हर सैनिक के दिल में कूट कूट कर भरा है। हम बॉर्डर पे हर एक चुनौती को अच्छी तरीके से मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। रात और दिन में पेट्रोलिंग और हर वो ड्यूटी कर रहे हैं जो दुश्मन को अंदर आने से रोक सके। हम भारत के वीर सिपाही हैं और 24 घंटा अलर्ट रहते हैं तथा हमेशा ड्यूटी के लिए तैयार रहते हैं। उरी और बालामुल्ला जैसे कोई भी आतंकी हमला करते हैं तो हमारी बंदूकें उनको छोड़ेगी नहीं। जय हिंद। जो आतंकवादी हमारे देश के जवानों की नींद हराम किए हुए हैं उनको हम नहीं छोड़ेंगे। भारत माता की। भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से जितेंद्र बहादुर सिंह, आज तक। जब सरहद पर जवानों का खून बहता देखते हैं तो लोगों का खून खौल उठता है और इसीलिए लगता है कि बॉलीवुड में पाकिस्तानी कलाकार काम करें या न करें, ऐसे हल्के सवाल की चर्चा भी आखिर क्यों हो। लेकिन ये चर्चा कायम है। यही सवाल नाना पाटेकर से पूछा गया। उन्होंने क्या जवाब दिया वो सुनिए। मुझे लगता है पाकिस्तान कलाकार ये बातें बाद में, पहले मेरा देश के अलावा मैं किसी को जानता नहीं और ना तो मैं जानना चाहूँगा। हम कलाकार देश के सामने इतने खटमल की तरह इतने से है, हमारी कीमत कोई नहीं है। पहले देश के बाद अगर कोई कुछ है तो फिर बाद में बात करो। लेकिन बॉलीवुड इस बारे में बटा हुआ है। बॉलीवुड जो क्या कहता होगा ना, मुझे क्या जान। मैं सेना में था, मैंने 2.5 साल वहाँ गुजारे हैं तो मुझे मालूम है सबसे हमारे बड़े हीरो कौन हैं। या हमारे जो जवान हैं इनसे बड़े कोई हीरो हो नहीं सकते दुनिया में, समझे ना। हमारे जो असल हीरो जो है वो हमारे जवान हैं। हम तो बहुत परचुटन मामूली और नकली लोग हैं, तो हम जो कुछ बोलते हैं उसके ऊपर ध्यान मत दो। तुम्हें समझ में आया मैं किन के बारे में बोल रहा हूँ? तो उन्हीं के बारे में बोल। जो हम जो पटर करते हैं उनके ऊपर ध्यान मत दो, इतनी अहमियत मत देना किसी को।
उनकी औकात नहीं उतनी अहमियत की। खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।